नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 28 अप्रैल 2020 को जफरुल इस्लाम ने ट्वीट करके कहा था कि कट्टर हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के मुसलमानों ने अरब जगत से कट्टर हिंदुओं द्वारा हो रहे घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन अरब के मुसलमान एक आंधी लेकर आएंगे, एक तूफ़ान खड़ा करेंगे। और तब खान ने पोस्ट में शाह वलीउल्लाह देहलवी और अबू हसन नदवी, बदरुद्दीन खान और जाकिर नाइक को हीरो की तरह पेश किया था। जी हाँ, वही जाकिर नाइक जिससे प्रेरणा पाकर बहुत सारे जो कट्टरपंथी हैं वो आतंकवादी बन जाते हैं। अब बता दें कि मलेशिया में रह रहे इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक को वापस लाने के लिए भारत सरकार प्रयत्न कर रही है और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आतंकियों को भड़काने तक के आरोप थे। तब उसने जो भी कहा था वो किस दम पर कहा था, आज उसका खुलासा हो रहा है। जी हाँ, यानी जो जफरुल इस्लाम खान था, इसने तब ये जो बयान दिया था ये किस दम पर कहा था, ये उसका आज खुलासा हो रहा है कि आखिर देश में कौन से षड्यंत्र चल रहे हैं और कट्टरपंथियों को जो स्लीपर सेल्स हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं और किस ओहदे तक पहुँच चुके हैं। आपको बता दें, ये दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रह चुका है ये व्यक्ति। और ये किसके कहने पर ये सब जो है देश विरोधी कारनामे कर रहे हैं, ये सब भी अब जो है इस सब का पर्दाफाश हो चुका है। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अब हमारे चैनल को ज्वाइन बटन प्रेस करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कुछ एक्सक्लूसिव खबरें सिर्फ आप तक ही पहुँचे। साथ ही वीडियो शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा एक और ऐसा देश का नाम सामने आ रहा है जो पिछले काफ़ी समय से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर तुर्की ने पाकिस्तान की बातों का समर्थन किया था, लेकिन इसके बाद वह भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। तुर्की में पनप रहे इस नए तरह के आतंकवाद को कोई और नहीं बल्कि वहाँ के अर्दोगन सरकार खुद बढ़ावा दे रही है। अब भारत में इसी अर्दोगन सरकार जैसी जो सरकारें हैं, इनके दम पर उछलने वाले कुछ स्लीपर सेल्स हैं जो यहाँ पर ऐसे देश विरोधी कारनामे करते हैं। हैरानी की बात यह है कि केरल और कश्मीर में मौजूद इन इस्लामी कट्टरपंथियों को हर तरह की मदद मिल रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस बारे में हिंदुस्तान टाइम्स को बात करते हुए कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि तुर्की की तरफ से भारत के मुसलमानों को कट्टर बनाने की भरपूर कोशिश जारी है। इतना ही नहीं, तुर्की भारत के कट्टर मुसलमानों को और कट्टर बनाकर उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करना चाहता है। तुर्की दक्षिण एशियाई देश में अपना विस्तार करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इस इलाके में सऊदी अरब का प्रभाव किसी से छुपा नहीं है। इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और उनकी सरकार की तरफ से तमाम प्रयास जारी हैं। उसका नतीजा है कि तुर्की ने अपनी छवि बतौर एक रेडिकल इस्लामिक देश स्थापित कर ली है। इसी कड़ी में पिछले ही हफ्ते तुर्की की सरकार ने बाइजेंटाइन कैथेड्रल हगिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। अर्दोगन के इन कदमों से इतना साफ है कि वह वैश्विक स्तर पर खुद को मुस्लिमों के रखवाले की तरह दिखाना चाहते हैं। पिछले साल अर्दोगन ने उन मलेशिया के महातिर मोहम्मद और पाकिस्तान के इमरान खान समेत कुछ मुस्लिम देशों के साथ एक गैर अरब इस्लामिक देशों का संगठन बनाने की कोशिश की थी। इसमें ईरान और कतर ने भी तुर्की की सरकार का साथ दिया था। सऊदी अरब और यूएई से भारत के समझौते बढ़ने के बाद तुर्की ने पाकिस्तान की और निहारना शुरू कर दिया था। रियाद के दबाव की वजह से तुर्की के साथ होने वाली बैठक में इमरान खान अंतिम वक्त में पीछे हट गए थे, जबकि तुर्की की तरफ से इमरान खान को मनाने की कोशिशें जारी नहीं थी। अधिकारियों का मानना है कि तुर्की की सरकार ने एजेंडा तैयार किया है जिसके तहत वे दक्षिण एशियाई देशों के मुस्लिमों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। इस एजेंडे में भारत के मुस्लिमों को प्राथमिकता में रखा गया है। भारतीय खुफिया अधिकारियों के मुताबिक तुर्की ने कश्मीर के कट्टर अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को सालों आर्थिक मदद की थी। बीते कुछ समय में तुर्की ने अलग तरीकों से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। अर्दोगन सरकार ने पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में कई मजहबी आयोजनों को बढ़ावा दिया, जिसमें वह मुस्लिम समुदाय के युवाओं को अपने मन मुताबिक मजहबी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसी कड़ी में उस कट्टरपंथी समूह का नाम सामने आया है जो केरल के आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह समूह तुर्की के लोगों से मिलने के लिए कतर जाता था, जिससे इन्हें आर्थिक मदद मिलती रहे। उन्हें केरल में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 40 लाख रुपए तक मिले थे। उसके अलावा तुर्की, पाकिस्तान और इस्लामी कट्टरपंथी जाकिर नाइक की फंडिंग भी करता है।
तुर्की फिलहाल पाकिस्तान के लिए नया दुबई बन चुका है। साल 2000 से लेकर 2010 के बीच दुबई ISI का गढ़ बना हुआ था, जहां से पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता था। इस दशक के दौरान पाकिस्तान की ISI ने भारत के मुस्लिमों को उनके ही देश के खिलाफ कट्टर बनाने का काम किया था। यहीं से इंडियन मुजाहिदीन ही पहले शुरुआत कर चुका था। इसके बाद UAE और भारत ने आपस में संधि कर ली थी, जिसके बाद UAE ने खुद भारत विरोधी गतिविधियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हो रहे विरोध में भी तुर्की ने अपनी भूमिका निभाई थी। भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए तुर्की ने आर्थिक मदद तक दी थी। कश्मीर मुद्दे पर भी संयुक्त राष्ट्र असेंबली में भी सिर्फ अर्दोगन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के खिलाफ बोला था। भारत के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान तुर्की का पूरा साथ देता है। इस साल हुए पाकिस्तान के दौरे में अर्दोगन ने कश्मीर पर कई हैरान करने वाली बातें कही थीं। उनका कहना था, कश्मीर हमारे लिए पहले जैसा ही है। कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है उतना ही अहम हमारे लिए है। यानी ये तुर्की जो है वो कश्मीर में भी ISI जो ISIS है उसका जो है शुरुआत करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उसके लिए ये कश्मीर मुद्दा कैसे हो सकता है जबकि वो तो इसके देश का भाग भी नहीं है। यानी वो भारत में कुछ ऐसी हरकतें करवाना चाहता है ताकि कश्मीर को फिर से इंटरनेशनल लेवल पर उछाला जा सके। दरअसल 370 हटने, राम मंदिर पर फैसले और CAA के पास होने के बाद से देश में एक समूह ऐसा है जो जफरुल इस्लाम की भाषा बोलता आ रहा था और CAA विरोधी दंगे उसी का नतीजा थे, जिसमें केरल के कुख्यात संगठन PFI तक के हाथ होने की सबूत मिले थे। और ये सब भारत के लोगों की दिमाग की उपज नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में सभी लोगों को एक जैसा सम्मान मिलता है। लेकिन जब आप किसी के दिमाग में एक ही बात लगातार बार बार डालते रहोगे तो उसका दिमाग भी बदल जाता है। और यही काम पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया जैसे देश करते आ रहे हैं। वामपंथी समूह इसे सरकार की नाकामयाबी बताते रहे और उसके लिए कुछ खास पत्रकारों ने एजेंडा तक चलाए। लेकिन आज सच्चाई क्या है, दुनिया के सामने जफरुल इस्लाम जैसे लोग खुद कबूल चुके हैं। क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो आज जनता को, हर किसी को, आम नागरिक को, खास नागरिक को पता होने चाहिए कि भारत में भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से देश हैं जो लगातार खतरनाक जो षड्यंत्र हैं उन्हें रच रहे हैं। और उनके जो प्यादे हैं वो भी इस देश में मौजूद हैं। और ये प्यादे जो हैं ये ऐसे स्थानों पर बैठे हैं जहाँ से ये गरीब, भोले भाले और मासूम लोगों को भड़काकर, उन्हें बरगलाकर जो है उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे लोग वो इस्लामिक धर्मगुरु हैं जाकिर नाइक जैसे, जो देश के खिलाफ भड़काने वाले उपदेश देते हैं। ऐसे लोग वो हैं जो अल्पसंख्यक आयोग में बैठकर अल्पसंख्यकों के विकास के काम नहीं करते, उनको भड़काने के काम करते हैं। चाहे वो जफरुल इस्लाम हो, चाहे वो जाकिर नाइक हो। और इन लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कौन करता है? इन लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं पाकिस्तान और तुर्किस्तान यानी तुर्की जैसे देश, जो किसी भी समय में विश्व में शांति बनाए रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इनके लिए ये सब क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इनके लिए वर्ल्ड पॉलिसीज़ इस तरह की होती हैं जो इनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस समय पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश हैं वो सब शांति चाहते हैं और भारत जैसे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए बैठे हैं। आप UAE का एग्जाम्पल ले लें तो UAE में जो है भारत के राफेल विमान जो है उतरे, वहाँ लैंड किया, वहाँ पर पायलट्स ने रेस्ट किया, उसके बाद वहाँ से फ्यूल भरवाकर फिर भारत पहुँचे। यानी UAE के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। अरब देशों से भी भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन तुर्किस्तान चाहता है कि अब वो जो है उस इस्लामिक झंडे को ऊंचा करे और इसकी अगुवाई करे। इसलिए भारत के खिलाफ ये लोग एकजुट होकर खड़े हो गए। तो दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए